तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम का 29 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी कि सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, इस थर्ड शिफ्ट में यानी कि 29 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में इसमें कम से कम 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कि 19 दिसंबर से जो हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं, 19 दिसंबर से एनालिसिस जब से स्टार्ट किए हैं तो सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताएं 20 प्रश्न है ना, 20 से ज़्यादा प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट्स से पूछा गया है। जैसे ये प्रश्न देखिए, है ना, जब आपको पूछा गया था कि संजीव खन्ना किस क्रम के न्यायाधीश थे, 51वें क्रम के न्यायाधीश थे संजीव खन्ना, जो कि वर्तमान में उस समय आपको ये बताए थे कि 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। इसको याद रखिएगा, पूछेगा। ठीक है, और ये देखिए पूछा है। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन देखिए, नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड। आपको कई बार बताएं इसी एनालिसिस मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कि नाइट्रोजन की खोज और नाभिक की खोज दोनों का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब अल्फा कण की बमबारी करने के लिए किसका उपयोग किया था, तो सोने की पन्नी का उपयोग किया था, ये प्रश्न आया था। तो ठीक है, तो यानी कि बहुत मतलब शानदार ये रहा थर्ड शिफ्ट का जो 29 दिसंबर का। इसमें 20 प्रश्न है ना, 20 से ज़्यादा प्रश्न आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो बताएं वहाँ से पूछा गया। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं और एग्ज़ाम दिए हैं तो वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि ये सब प्रश्न आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए थे कि नहीं। अब यही देख लीजिए, ये तो हो गया आपका आंसर, है ना। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कण की बमबारी किसकी खोज किया था, तो नाभिक की खोज। नाइट्रोजन की खोज पूछे तो वो भी किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसी तरह आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता देते हैं कि जैसे ऑक्सीजन की खोज पूछे तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। और हंसाने वाली गैस की खोज भी जोसेफ प्रिस्टले ने किया था ना, नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनने की अभिक्रिया क्या कहलाता है, उदासीनीकरण का अभिक्रिया कहलाता है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में कब नहीं बताएं, आपको कल भी बताए थे, हैं। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र जो एक गिरते हुए जो त्वरण से गिरता है, गिरते हुए पिंड का जो होता है अस्थितिज ऊर्जा, तो वो होता है mgh, और गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं कि m यानी द्रव्यमान को दोगुना कर जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। लेकिन वेग को दोगुना करेगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा और जो अस्थितिज ऊर्जा, ये दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ये सभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया हुआ है और पूरा बताया हुआ प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहलाता है, तो विस्थापन कहा जाता है ना। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन के बारे में सत्य है। तो ओजोन के बारे में जब भी आता है तो आपको बताते हैं कि ओजोन का देखिए क्या, O3, ओजोन का सूत्र क्या था, O3 होता है। ओजोन क्या है, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, तो ओजोन संरक्षण से। ओजोन परत क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट विकिरण यानी पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दिए थे। और इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ था, 1980 के दशक में वातावरण में ओजोन की मात्रा तेज़ी से कम होने लगी थी। ये कथन सत्य है, बाकी वो जितनी चीज़ें बताएं वो सभी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है किस में, निर्वात में होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न एक बार और पूछा गया था और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में सब चीज़ बताए थे कि निर्वात में क्या होता है, उसमें कुछ इसमें बाधा रुकावट नहीं होती है ना, धूल कण नहीं होने के कारण ये तेज़ी से गमन करता है। ठीक है, निर्वात में तेज़ी से गमन करता है, और जहाँ ये जैसे कि जहाँ सघन है वहाँ ये कम गति करता है, तेज कम से चलता है। जैसे ठोस में क्या, इसका गति न्यूनतम होता है, और ध्वनि का ठीक उल्टा होता है। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, गति तेज होता है ठोस में, और सबसे कम होता है गैस में, और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा, आपको कई बार बता चुके हैं। जब भी एल्केन, ये तो एल्केन के बारे में आया तो आपको बताए थे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 एल्केन, और एल्किन का क्या होता है, CnH2n होता है सिंपल एल्किन का। और एल्काइन में क्या होता है, -2 हो जाता है। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 हो जाता है एल्काइन। ठीक है, एल्केन का ये है, एल्किन का सूत्र ये है, एल्काइन का ये है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन
जो ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और क्योंकि यह कई हार्मोन का स्राव करती है और ये हार्मोन शरीर के अन्य ग्रंथियों के कामों को नियंत्रित करता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे कौन सा है, तो वो है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो ये भी मस्तिष्क में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, टॉर्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो टॉर्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक होता है क्या, धावन सोडा, वो उसको क्या, उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको बताए थे Na2, है ना, CO3 10H2O 10H2O। और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है ना। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैसे खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और यह हर स्तर पर ऊपर की ओर बढ़ती है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह इस तरह होता है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह पर्यावरण के ऊर्जा स्रोत जैसे कि सूर्य से शुरू होता है। उत्पादक जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और शाकाहारी या तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों को खाते हैं, जैसे उत्पादक में क्या आएगा, पौधे, है ना। तो ये उत्पादकों को खाते हैं और उनकी कुछ ऊर्जा को भोजन में बदल देता है। द्वितीय उपभोक्ता क्या करता है, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं और उनकी कुछ ऊर्जा को अपने लिए ले लेते हैं। यही प्रक्रिया आगे भी इसी तरह जारी रहती है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में बात करते हैं कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो ये याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 10% स्थानांतरण होता है, ठीक है। और ऊर्जा का 10% स्थानांतरण ये सिद्धांत किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, है ना, लिंडमैन ने दिया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है अगर 1 एम्पियर करंट 5 मिनट तक फ्लो होता है तो चार्ज कितना होगा, यानी कि आपसे पूछा जाता है आवेश, है ना, Q बराबर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला से 2 बार प्रश्न पूछा गया है इसके लगाकर, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, I/T होता है, ये आपको फॉर्मूला बताए थे। तो Q बराबर I/T। I कितना है, धारा दिया 1 एम्पियर, ठीक है। और T समय कितना दिया, 5 मिनट, तो 5 मिनट है। तो आंसर में क्या है, इसको सेकेंड में बदलते हैं, 5 मिनट को 60 से भागा देंगे, सेकंड में बदल जाएगा। तो 6×5 = 30 है ना, यानी कि 300 कूलम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस अम्ल की प्रतिक्रिया से साबुन बनता है, तो सोडियम या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस अम्ल की, तो कार्बनिक अम्ल के साथ, है ना, प्रतिक्रिया करके ये साबुन बनाता है। नेक्स्ट है जब कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है, तो काला होता है ना। जब कॉपर की क्रिया, है ना, कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएगा तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होगा, तो काला होगा। नेक्स्ट है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय गुण क्यों नहीं दिखाता है। जल की अनुपस्थिति में, यानी जल जब नहीं रहता है तो अम्ल जो है अम्लीय गुण क्यों नहीं दिखाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका मेन कारण क्या है, पानी में अम्ल के जो आयन H+ मुक्त करता है तो अम्लीय बताता है, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय गुण नहीं दिखाते हैं क्योंकि अम्ल को अपने गुणों को दिखाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी में अम्ल के आयन H+ मुक्त होते हैं जो अम्लीयता का कारण बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका ये होगा, तो आंसर ये करेक्ट आंसर हो जाता है। पानी के बिना अम्ल के गुण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। H+ आयन स्वतंत्र रूप से नहीं होते जिससे अम्लीयता का अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो प्लास्टिक, है ना। देखिए अजैव निम्नीकरणीय एक होता है जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो आसानी से विघटित हो जाए, आसानी से नष्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कागज हो गया, है ना, तो ये क्या जैव निम्नीकरणीय हो गया। अजैव निम्नीकरणीय जो आसानी से विघटित नहीं होता है ना, आसानी से वो नष्ट नहीं होता, तो वो जैसे प्लास्टिक है। तो ये अजैव निम्नीकरण का सबसे प्रभावित करता है प्लास्टिक की बोतल, ये सब, है ना। नेक्स्ट है यदि किसी एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और 1 मीटर विस्थापित होता है तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, है ना, होता है ना, बल गुना विस्थापन। तो बल कितना है, 1 न्यूटन, विस्थापन कितना, 1 मीटर, तो कितना हो गया आंसर, 1 × 1 1 ही जूल हुआ, है ना, जूल में हो जाएगा आंसर, 1 जूल इसका करेक्ट आंसर है। हथेली पर एसीटोन डालने पर क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो हथेली पर एसीटोन डालने पर ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। देखिए जब हथेली पर
जब हथेली पर हमारे हथेली पर जब एसीटोन डाला जाता है तो एसीटोन हमारी हथेलियों से गर्मी को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है और फिर तेज़ी से वाष्पित होकर ठंडक का एहसास होता है ना, ठंडक का एहसास होता है। इसलिए हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गोनोरिया और HIV दोनों डैश जरिए फैलने वाली बीमारी है। तो किसके जरिए फैलने वाली बीमारी है? तो ये दोनों ही यौन संपर्क के जरिए फैलने वाली बीमारी है ना, गोनोरिया और HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन के बारे में आपको पहले भी बताए थे, बहुविखंडन के बारे में। तो बहुविखंडन किस में होता है? तो ये आप जानते हैं किस में होता है, ऑप्शन सब जानते हैं, तो आपको ऑप्शन के अनुसार से उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, अस्पोरोजोआ, शैवाल, कालाजार के रोगाणु, लिस्मेनिया, इस सब में बहुविखंडन होता है। आप ऑप्शन में मान के जो भी होगा इसमें से वो आंसर हो गया। ठीक है, तो किस में होता है वो चीज़ें खाली ध्यान रखना आपको। मलेरिया परजीवी बहुविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, अस्पोरोजोआ में होता है, शैवाल में, कालाजार के रोगाणु में होता है, लिस्मेनिया में होता है। ठीक है, बहुविखंडन और लैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। इसमें एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बहुविखंडन से जुड़ी कुछ और बातें ध्यान रखना आपको कि बहुविखंडन को बीजाणुक जनन भी कहा जाता है। बहुविखंडन में शिष्ट बनता है और बहुविखंडन में विभाजन का कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं होता है। बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। बहुविखंडन में से पहले केंद्रक विभाजित होता है और यह कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, जब किसी वस्तु को अवतल लेंस के F और 2F के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा, सीधा और आभासी होगा ना, छोटा, सीधा और आभासी होगा। देखिए, अगर किसी वस्तु को अवतल लेंस के F और 2F के बीच रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब 2F से परे वास्तविक होता है। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा आकार का होता है। प्रतिबिंब लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है ना। प्रतिबिंब जो है लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, चाहे वस्तु लेंस के सामने कहीं भी रखी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, इस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। यह जिसका विषय क्या रहा, यानी कि केंद्रीय सतर्कता जो जागरूकता सप्ताह है उसका विषय क्या था? तो विषय था सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 9 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा पूछा। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर अगर जानते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो भुजा पहले निकालना है। तो ये दिया क्या है? समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बराबर होता है √3/2 इंटू एक भुजा होता है। ठीक है, तो इतना बराबर दिया कितना? 9। ठीक है, यहाँ से ए निकाल लेंगे यानी भुजा निकाल लेंगे। √3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 9 को लिखते हैं 3 × 3, तो एक 3 कटेगा √3 से, यानी कि 3√3 होगा ये, है ना। √3 से 9 काटेंगे, 3√3 हो गया। तो ए बराबर क्या होगा? तो ए इधर यहाँ 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 6√3 हो जाएगा। तो ए बराबर अपना निकल गया, भुजा निकल गया 6√3। ठीक है, अब यहाँ √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है, भुजा का मान निकल गया 6√3। अब 6√3 इसमें बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए √3/4 इंटू 6√3 भुजा है, यानी भुजा स्क्वायर, यानी 2 बार लिख देंगे 6√3 इंटू 6√3। अब इसको काटिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 में 2 गुना 2 है, तो इसको काटेंगे एक बार इसको काटेंगे, 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 गुना √3 कितना होता है? 3 होता है ना। √3 गुना √3 हो जाएगा, √3 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, और ये दोनों मिला के एक 3 यहाँ, यानी 3 × 3 हो गया, 3 × 9, 27 हो गया। 27 और √3 इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। 27 √3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ें क्या ध्यान रखना था कि माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, और क्षेत्रफल बराबर तो आपको मालूम है होगा कि क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बराबर क्या सूत्र होता है, ये याद रखना है, √3/2 इंटू एक भुजा होता है। ठीक है, यहाँ से आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ये बचपन का क्वेश्चन है ना, बचपन से ही क्वेश्चन ये काफ़ी आसान है। ऐसे जब आप बहुत पहले एग्जाम दे रहे होंगे वहीं से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना, वायुमंडल की उपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ये रेलवे में बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इसमें क्या और चीज़ जानना है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वायुमंडल के न होने से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव में जैसे अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव के बारे में आपको उदाहरण सब जानते हैं, तो जो भी आपसे पूछा जाएगा उसमें से आप पहचान लीजिएगा कि एक कोशिकीय जीव है ये, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें जानना है। जिन जीवों में केवल, आप देखिए इसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय जीव में जो ये सब है बता रहे हैं, इसमें से वो आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन जीवों में एक कोशिका सभी जीवन प्रक्रियाओं को अंजाम देती है। ज़्यादातर एक कोशिकीय जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण है बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय कवक और यीस्ट और पैरामीशियम। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि इसका ऑप्शन में आपको क्या था। अगर पैरामीशियम होगा तो पैरामीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बैक्टीरिया होगा तो ये हो जाएगा, आर्किया होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊर्जा यानी कि 100 वाट उत्पन्न होती है तो धारा क्या होगा? इसमें दिया क्या है देखिए, एक दिया है यहाँ ओम यानी कि प्रतिरोधक यानी आर, ठीक है। एक यहाँ क्या दिया है? ऊर्जा 100 वाट दिया है, तो यानी कि ये दिया है वोल्ट। और एक क्या दिया है? धारा, मतलब पूछा है, ठीक है। धारा क्या होगा? यानी कि I/V/R। तो I/V/R से एक फॉर्मूला आपको बताए थे, है ना। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में यही 19 तारीख के बाद ही बताए थे। क्या बताए थे? V बराबर क्या होता है? I/R, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा क्या है? I धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? R इधर चला आएगा, यानी कि V/R। तो V कितना दिया? 100 जूल, है ना। वोल्ट दिया है, 100 वाट दिया है, तब V/R कर देंगे। R कितना? 4 दिया, यानी कि 100/4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25, है ना। 25 इसका एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100/4 कर दिए, 25 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? अमृत योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो अमृत योजना जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। अमृत योजना को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। अमृत योजना यानी कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन को जून 2015 में प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। तो कब शुरू किया था? अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अमृत योजना शुरू किया था आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अब कब शुरू किया? जून 2015 में। किसने? प्रधानमंत्री ने, ठीक है। इस योजना का मकसद शहरी नवीकरण के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करना है, ठीक है। इसके तहत शहरी इलाकों में सीवरेज जल आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर की जाती है ना। अमृत योजना के कुछ और मकसदें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अमृत योजना का उद्देश्य है। तो हर परिवार को नल से पानी और सीवरेज कनेक्शन मुहैया कराना है। शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हरित क्षेत्र और खुले मैदान विकसित करना है। गैर मोटरीकृत परिवहन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये सब है उद्देश्य है अमृत योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अगर कोई वस्तु विराम या अस्थिर अवस्था में है तो उसका विस्थापन शून्य होता है। इस स्थिति में बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। अब विस्थापन ये आपको दिया क्या? शून्य दे, तो ये शून्य दिया, तो ये इंटू में गुना में है, तो ये भी शून्य हो जाएगा ना। कार्य बराबर क्या होगा? शून्य हो जाएगा पूरा, है ना। तो याद रखना क्या था आपको? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। नेक्स्ट है वायु किस प्रकार का मिश्रण है? तो वायु क्या? एक सजातीय मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है, वायु गैसीय पदार्थों का एक समरूप मिश्रण है। वायु में कई तरह की गैसें होती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण और अन्य गैसें शामिल है। वायुमंडल में मौजूद गैसों की मात्रा इस प्रकार है। इसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन है 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, ठीक है। अब यहाँ पर से कई क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको वो चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन 4 गो है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, उस चारों एक बार रिवीजन करिए। जब भी पढ़िए आप एक साथ रिवीजन करिए, आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। अगर पूछे पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। अब मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व वो भी है ऑक्सीजन, यानी कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी और मानव शरीर में ये दोनों में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में हो गया नाइट्रोजन। अब ब्रह्मांड में पूछे या तो सूर्य और तारा में, ये तीनों में ब्रह्मांड, सूर्य, तारा में पूछे तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है। ये चारों याद रखना है। अब यहाँ से ध्यान रखना क्या? एक तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है? ये वाला नाइट्रोजन जो है 78%, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और एक पूछा जाएगा आपको ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
0.03% है। अब इस पर भी ध्यान देना है कि ऑप्शन में आपको 0.3% भी कहीं जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये वाला नहीं होगा, 0.03% होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है? तो ये प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, इसमें तरुण योजना एक है, तरुण लोन है, उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया, ठीक है। इसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है के तहत 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की गई थी। यह नई सीमा जो है 24 अक्टूबर 2024 से लागू की गई। इस घोषणा के साथ ही तरुण प्लस नाम की एक नई ऋण श्रेणी भी पेश की गई है। तरुण प्लस श्रेणी के तहत उन लोगों को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच ऋण मिल सकेगा जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया था और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है, ठीक है। तो जो तरुण लोन के तहत 10 लाख वाला जो लोन स्कीम था, उसमें जो अच्छे से जो लोन लिया और चुका दिया उसको मिलेगा 20 लाख रुपया, ठीक है। और 20 लाख रुपये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गारंटी ऋणों को गारंटी कवरेज माइक्रो यूनिट्स के जरिए क्रेडिट गारंटी फंड के तहत दी जाएगी। किसके तहत? माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ये आपको बताए थे, है ना, बता दिए कि रदरफोर्ड किसका नाभिक की खोज किया था और नाइट्रोजन की भी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए किस कंपनी को भारतीय दल का मुख्य स्पॉन्सर बनाया गया? तो अडानी ग्रुप को बनाया गया। ये खेल करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड किए थे, वहाँ से कई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, खेल करंट अफेयर से, जो इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया गया था, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखें वो जरूर देख लीजिएगा, और जो लोग देखे भी हैं उसको अच्छे से देख लेना। आप कोई भी एग्जाम दें, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आपका जो भी आने वाला एग्जाम है वो सभी में वो काम आएगा और निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो शरत कमल अचंता और पीवी सिंधु था, ठीक है। शरत कमल अचंता और पीवी सिंधु, ये आपको खेल करंट अफेयर में बहुत अच्छे से बता दिए थे, ठीक है। अब ये देखिए, है ना, एक सप्ताह पहले ये वीडियो डाले थे, है ना, 7 डेज एगो, देखिए उसमें बताया थे। क्वेश्चन नंबर 10 में जाकर देखिएगा, वहाँ है ना, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता, देखिए यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। और उद्घाटन समारोह का ये बताएं, और फिर आपको समापन समारोह का भी बारे में बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर वहीं 11 में ही है, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह का भी याद रखना है आपको, कौन है? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ये समापन समारोह का ध्वजवाहक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो इसको क्या बाय ऑप्शन बनाना है ना, ऑप्शन के अनुसार से जो देख लेना कि सूटेबल है वही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका था 76 और 92, तो देखिए 19 चौक 76 हो जाता है ना, 4 बार गुना करेंगे, फिर 23 चौक 92, तो ये आपका सूटेबल सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन में जब देखिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा, हाँ सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन है, तो ऑप्शन से ही बनाना है, पहले इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, ऑप्शन में देखना है, उसके अनुसार से जो सूटेबल हो जाएगा आसानी से वो आंसर उसको टिक कर देना, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आपका 29 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।